पतली सी है, कुछ खाएगी पिएगी तभी तो जान बनेगी, वहाँ कुछ खाती पीती नहीं थी क्या? अम्मा उसके लिए सूप बना कर लाई थी, जबकि वो उनके खलूस पर इनकार तक नहीं कर पा रही थी। वो इतनी मोहब्बत से पेश आ रही थी जैसे जैसे वो सचमुच में उन्हीं की बेटी हो। आंटी, मैं बहुत खा चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं खा सकती। सच कहूँ तो मैंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, इतना कि अब हाथ भी नहीं रुक रहे। लेकिन अब मेरा पेट कह रहा है कि मुझ पर रहम करो, मैं फटना नहीं चाहता। वो शरारत से उन्हें देखते हुए बोली तो अम्मा भी मुस्कुरा दी। चल ठीक है, अभी नहीं खा सकती तो थोड़ी देर बाद खा लेना, तेरी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी तू है ना तो हवा भी तुझे उड़ा ले जाएगी। और तू रुक ज़रा, मैं तेरे शोहर की खबर लेकर आती हूँ। बीवी बीमार पड़ी है और एक दफ़ा भी घर फ़ोन करके तेरा पूछा तक नहीं। उसकी तो आज मैं ठीक से क्लास लूँगी। अम्मा अपना फ़ोन निकाल कर छोटे को देने लगी ताकि वो उन्हें कॉल मिलाकर दे सके। उसने नोट किया था कि अम्मा का फ़ोन ज़्यादातर छोटू के ही कब्ज़े में था, क्योंकि वो खुद तो फ़ोन इस्तेमाल करती नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें स्मार्ट मोबाइल पर कॉल मिलाना भी नहीं आता था। ये सारे काम छोटू के थे, इसलिए अम्मा कम, छोटू ज़्यादा मोबाइल रखता था उनका। ये लीजिए, लग गई कॉल। उसने फर्माबरदारी से फ़ोन उनके हवाले करते कहा, अस्सलामुअलैकुम अम्मा। कहें क्यों फ़ोन किया? खैरियत तो थी। वो ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। अम्मा का फ़ोन आते ही देखकर एक्सक्यूज़ करता बाहर निकला था। उसके लिए सबसे ज़रूरी उसकी अम्मा थी, बाकी सब लोग बाद में आते थे। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए तो तुझे फ़ोन किया है। तुझे कोई होश हवास है या नहीं? कल तेरी दुल्हन इस घर में आई, सुबह से बेचारी बीमार है और तू उसका ख्याल रखने के बजाय दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। ना तो तुझे अपनी बीवी की फ़िक्र है और ना ही उसकी सेहत का ख्याल। अम्मा तो फ़ोन हाथ लगते ही शुरू हो गई थी, जबकि मायरा मज़े लेते हुए उन दोनों माँ बेटे की गुफ्तगू सुन रही थी। ये हिटलर सिर्फ बाहर शेर था, अम्मा के सामने तो उसकी एक ना चलती थी। अम्मा, मैं सुबह वहीं पर था जब वो बेहोश हुई थी, डॉक्टर को मैंने ही बुलाया था। उसने जैसे अपनी तरफ से सफाई दी। हाँ बेटा, बहुत बड़ा एहसान कर दिया तूने मेरी नूंह की ज़ात पर, जो डॉक्टर को बुला दिया, वरना तो मर ही जाना था उसने। अपना काम ख़त्म करके सीधा घर आ, वरना आपके तेरे दफ्तर आ जाऊंगी मैं। अम्मा की धमकी देने का अपना ही अंदाज था। छोटू तो मुंह तकिए में दबाकर खी करने लगा, जबकि दूसरी तरफ वारिक के लबों पर भी मुस्कान थी। नहीं अम्मा जान, आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं, मैं मीटिंग ख़त्म करके घर ही आता हूँ। सिर्फ घर मत आना, आते हुए मेरी नूंह के लिए उसकी पसंद की कोई चीज़ लेकर आना। अम्मा ने उसकी बात काटते हुए कहा। चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम, मायरा ने एक अदा से अपनी फरमाइश नोट करवाई, जबकि उसकी आवाज़ वो दूसरी तरफ सुन चुका था। आइसक्रीम बोल रही है, बाकी कौन सी चाहिए तू छोटू से पूछ ले। अम्मा ने फ़ोन छोटू की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने फ़ौरन थाम लिया। भाभी और अहमद के लिए चॉकलेट फ्लेवर और छोटू के लिए वनीला। छोटू ने एक सेकंड देर ना करते हुए कहा तो मायरा खिलखिला उठी। हाँ, इन दोनों नमूनों के चमचे बीच में ज़रूर चलेंगे। अम्मा को उन दोनों की फरमाइश पसंद नहीं आई थी, लेकिन मायरा सब खूब इंजॉय कर रही थी। तो मुच्छड़ अपनी माँ के सामने बेबस है, इसका मतलब मुझे अम्मा को अपनी साइड पर करना होगा। वो सोच रही थी और फिर उसने एक फैसला कर लिया। वो घर वापस आया तो उसे बाहर सोफे पर अम्मा बैठी नजर आई, वो भी साथ ही थी। वो दोनों पता नहीं कौन कौन सी बातें करने में मगन थी, जबकि छोटू भागते हुए उसके हाथ से शॉपर लेता मुलाजमा के हवाले कर चुका था और साथ में ऑर्डर भी पास कर चुका था कि मुलाजमा के पास सिर्फ 2 मिनट हैं इसे सर्व करने के लिए, वरना वो शॉपर का लिहाज भी नहीं करेगा। अस्सलामुअलैकुम अम्मा, वो उनके सामने बैठा कहने लगा तो अम्मा ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। ये मुसलमान नहीं है, अम्मा ने उसे घूरते हुए कहा तो मायरा एक बार फिर अपनी हंसी छुपाने लगी। उसने सिर्फ अपनी अम्मा को सलाम किया था। कोई बात नहीं अम्मा, यहाँ मैं नज़र नहीं आई होंगी। उसने जल्दी पर तेल का काम किया। आज सुबह ही अम्मा ने उसे आंटी कहने पर टोका था, तब से वो उसकी भी अम्मा बन गई थी। अल्लाह अल्लाह, 5 फुट 2 इंच की लड़की से नज़र नहीं आई होगी। अम्मा ने गुस्से से वारिक को देखा, जबकि वारिक उस लड़की को घूर रहा था जो एक ही दिन में पूरी तरह से उसकी अम्मा पर कब्जा किए बैठी थी। अम्मा, अब इसको सलाम आपके सामने तो नहीं कर सकता ना, मियाँ बीवी के सलाम करने के अंदाज अलग होते हैं। वो क्या है ना, मेरी बीवी को सादे सलाम पसंद नहीं आते, उसने बेबाकी से जवाब दिया। तो वाह, कितना बेशर्म है, अभी बीवी को घर आए दिन नहीं हुआ और इसकी बेबाकियां शुरू हो गई। माँ का तो लिहाज कर। अम्मा हंसते हुए उठकर किचन की तरफ चली गई, जबकि वो उसे घूरने लगी। वो उससे किस तरह के सलाम की तवक्को रखती थी उसे खुद भी नहीं समझ आया। तो क्या ख्याल है बेगम, सलाम किया जाए आपको सुबह वाले अंदाज में? वो उसे कुछ याद दिलाते बोला तो मायरा का हाथ बेसाख्ता अपने होंठों पर आ रुका। यकीनन इस तरह का सलाम तुम कमरे में ही जाकर लेना पसंद करोगी। वो टांग पर टांग रख के उसे भरपूर अंदाज में समझा रहा था, जबकि मायरा वहाँ से उठकर
वॉक आउट करती किचन की तरफ चली आई। ये मेरी सोच से ज़्यादा चालाक लड़की है। एक ही दिन में अम्मा को ऐसी क्या पटियां पढ़ाई हैं कि बेटे से ज़्यादा उन्हें बहू प्यारी हो गई। वो सोचते हुए उठकर फ्रेश होने चला गया, लेकिन उसने सोच लिया था वो उस लड़की को ज़्यादा दिन तक अपनी अम्मा के आसपास नहीं रहने देगा। उन दोनों की वापसी 12 बजे के बाद हुई थी। वो जितना जल्दी जल्दी करती रही, ताशफैन उतना ही लेट वापस आया था घर। घर आते उसने सबसे पहले अपना फ़ोन ऑन किया, जहाँ पर रोज़ के बेशुमार मैसेजेस थे। कैसे हो, तुम्हारी मॉम अब कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, तुम उनका ख्याल रख रहे हो ना, कब तक आओगे, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। इस तरह के न जाने कितने ही मैसेजेस थे जिन्हें वो नज़रअंदाज करता किचन की तरफ आया। बेगम साहिबा कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। किचन से नूडल्स की खुशबू आई तो वो उधर ही आते हुए मुस्कुरा कर उसे देखता हुआ सवाल करने लगा। बस 2 मिनट में नूडल्स बन जाएंगे, बाकी जल्दी कुछ और नहीं बनेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करें। वो उसे देखकर कहने लगी। उसे घर आने की इतनी जल्दी थी कि ताशफैन के बार बार कहने पर कि उन्हें किसी होटल में रुककर कुछ खा लेना चाहिए, उसने हामी नहीं भरी थी, क्योंकि उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। और दूसरा, उसने बहुत भारी ड्रेस पहन रखा था और इस ड्रेस में वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर हरगिज़ नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसके साथ घर आते ही उसने सबसे पहले नूडल्स बनाए थे, क्योंकि ताशफैन को बहुत भूख लग रही थी। ये बात वो रास्ते में भी 2-3 दफ़ा उसे बता चुका था। आप ऑफिस जाएंगे? वो जल्दी जल्दी नूडल्स निकाल कर डिश में उसे पेश करते हुए बोली। ताशफैन ने नोट किया कि वो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, और नज़र उठाकर वो उसकी तरफ देखती भी तो चेहरा शर्म व हया से सुर्ख पड़ जाता था उसका। कोई रास्ता नहीं छोड़ा तुमने खुद से दूर जाने का। आज तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता। नूडल्स बन गए हैं, खा लीजिए। बहू कह रही है कि वो अपने साथ अपना कोई कपड़ा लेकर नहीं आई। वो ये भी बता रही थी कि तूने उसके साथ कोई भी कपड़े आने नहीं दिए, क्योंकि तुमने उसको कहा था कि तू उसे सारे नए कपड़े दिलाएगा। इसीलिए आज रात को तू उसे अपने साथ बाहर लेकर जाएगा और उसे शॉपिंग करवाएगा। अम्मा, रात को शॉपिंग पर कौन जाता है, सुबह चला जाऊंगा मैं। वो अपने ऑफिस के साथ स्टडी रूम में बैठा न जाने कौन सी मीटिंग पर डिस्कशन कर रहा था। बेटा, शादी करते हुए ख्याल नहीं आया कि दिन में करनी है या रात में करनी है? जो कहा है वो कर। बहू को लेकर जा और उसे अच्छी सी शॉपिंग करवा। बेचारी सिर्फ इसलिए अपने कपड़े नहीं लेकर आई क्योंकि तुझे उसके कपड़े पसंद नहीं थे। मैं कहती हूँ ऐसी भी कौन सी कबाहत थी उसके कपड़ों में जो तो उसका बैग वहाँ बाहर सड़क पर फेंक आया। उस बेचारी को रात को पहनने के लिए आरामदेह सूट भी नहीं है। वो तो मैंने एक सूट बनवा कर रखा था अपनी बहू के लिए। बेचारी इतनी गर्मी में सुबह से वही सूट पहन कर घूम रही है। और एक तू है जिसे एहसास ही नहीं। अगर उसे ले ही आया है तो ठीक से अपनी जिम्मेदारी निभा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। उनका अंदाज काफ़ी सख्त था। बेगम, आप ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों इसे डांटने लग जाती हैं? ले जाएगा शॉपिंग पर। आप रात के लिए उसे तनावुश का कोई जोड़ा दे दें। इब्राहिम साहब ने कहना चाहा। एक ये अपनी बीवी की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहा और आप इसे शह दे रहे हैं। और तनावुश के कपड़े क्यों पहनेगी वो? उसके सर का साईं है उसके साथ, 2 दिन की दुल्हन है। वो क्यों पहने किसी की उतरन लोगों के सामने बातें बनवाने के लिए? अम्मा को गुस्सा आ गया था। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी इब्राहिम साहब। खबरदार, जो मेरी बहू के मामले में इसने ज़रा सी भी लापरवाही की। बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची है। एक तो इस माहौल में ठीक से रह नहीं पा रही, ऊपरी उसका सरताज, उसको परवाह ही नहीं है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे वलीमा रखने की बात की थी ना। अब उनकी तोपों का रुख इब्राहिम साहब की तरफ था, जबकि वारिक पतली गली से साफ निकलना बेहतर समझ रहा था, क्योंकि वो जानता था अब उसके बाप की खैर नहीं। उसका बाप बेचारा तो कभी अपनी बेगम के सामने आवाज़ ही नहीं उठा पाया था। घर में हमेशा से अम्मा की ही चलती थी और आगे भी उनकी ही चलनी थी। बाहर के मामलात मर्द किस तरह संभालते थे उन्हें उसका कोई वास्ता न था, लेकिन अपने घर के सुकून पर वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। और ये बात इब्राहिम साहब बहुत अच्छे से जानते थे, बल्कि उन्हें हक पर भी समझते थे, इसलिए उनके सामने बहस नहीं करते थे। वो कमरे में आया तो मायरा बेड पर बैठी थी। उसकी लंबी सी फ्रॉक आधी खुली बेड से नीचे फैली हुई थी, जबकि अहमद उसके इंग्लिश पढ़ने में मसरूफ़ था सामने बैठकर। अरे ये तो इतना आसान है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आपको पता है भाभी जान, ये ट्यूशन टीचर है ना, उसको खुद ही कुछ नहीं आता। अहमद ने टीचर को ही समझ ना आने का रिजल्ट निकाला था। नहीं अहमद, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें पता है, उनका तरीका समझाने का तुम्हें समझ ना आता होगा। अब ये वाला ग्राफ मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो उससे किताब दोबारा लेते हुए कहने लगी तो अहमद भी खुशी से समझने लगा, जबकि पास बैठा छोटू भी पढ़ाई पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहा था। छोटू को अपनी 1 क्लास की सारी किताबें बहुत अच्छे से याद थी, क्योंकि असल में छोटू अहमद के लिए एक गिफ्ट साबित हुआ था। और वो खिलौना
वो हर वक्त छोटू के साथ ही रहता था, यहाँ तक कि वो स्कूल से आने के बाद अपनी किताबें पढ़ाया करता था उसे, जिसकी वजह से इतनी सी उम्र में ही छोटू ना सिर्फ लफ्ज़ों की पहचान सीख गया था, यहाँ तक कि वो 2-3 क्लास के रटे हुए सबक भी सुना लेता था। वो अपनी 1 की सारी किताबों को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। टीचर ने जब उसकी ज़हानत देखी तो उन्होंने उसका टेस्ट लेने के बाद उसे 3 क्लास में एडमिशन दिलवाने का फ़ैसला किया, लेकिन वारिक ने इनकार कर दिया, क्योंकि आगे जाकर यही पढ़ाई उसके लिए बोझ बन सकती थी। उसका छोटा सा ज़हन हर चीज़ को लेकर रटे हुए था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हर चीज़ को समझता है। उसकी उम्र के लिहाज से वो जिस क्लास में था वो बिल्कुल ठीक था। हाँ, लेकिन वारिक को अपने छोटे भाई पर फ़ख्र था, जो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता, और शरारतों में तो उसका सानी ही कोई ना था। और ऊपर से जुल्म ये कि वो शक्ल भी बला की मासूमियत भरी रखता था। जबकि अहमद 8वीं जमात का अच्छा खासा लाइक बच्चा था। 9वीं में चढ़ते ही उसकी सारी लाइफनेस दम तोड़ गई थी, इसलिए वारिक ने उसके लिए ट्यूशन का इंतज़ाम करवाया, लेकिन उसे अपनी टीचर की बात समझ में नहीं आती थी। वो इंग्लिश में हद दर्जा कमज़ोर था। उसे वक्त मिलता तो खुद ही पढ़ाने बैठ जाया करता, और कभी कभार टेस्ट भी ले लेता, और फिर उसके बाद उसकी खूब दुर्गत बनाता। लेकिन अब अहमद को उससे अच्छे तरीके से हर चीज़ समझते देखकर उसे खुशी हो रही थी। शुक्र है कोई तो था जिससे अहमद को समझ आ रही थी। 5 मिनट में नीचे आ जाओ, अम्मा का हुक्म है कि तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना है। वो दरवाजे से ही कहता पलट गया था। उसने अहमद को एक नज़र देखकर इशारा किया। मैं नहीं, मेरा टेस्ट कल है स्कूल में। जा छोटू, भाभी को नीचे छोड़ कर आ। अहमद ने छोटू को ऑर्डर पास किया। डेयर नमूनों, मेरा मतलब है नगीनों, मुझे इतना डर नहीं लगता कि मैं नीचे ना जा सकूं। अपने साथ चलने की बात कर रही हूँ मैं तो। मैं हूं ना भाभी जान, आपके साथ। छोटू ने फ़ौरन ऑफ़र की। हाय मेरा प्यारा शहज़ादा, वो उसे अपने साथ लगाते हुए खुशी से बोली, क्योंकि उस मुच्छर के साथ उसका अकेले जाने का कोई इरादा ना था। छोटू, तू कहाँ जा रहा है? अम्मा हाथ में दूध का ग्लास लिए किचन से निकलते छोटू को देखने लगी, जो मायरा के साथ शॉपिंग पर जाने को तैयार था। शॉपिंग पर? उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। नहीं, तू कहीं नहीं जा रहा। चल ये दूध का ग्लास पकड़ और एक ही सांस में ख़त्म कर और सोने के लिए निकल जा। अभी 8 बजने वाले हैं, सुबह स्कूल जाना है तूने। अम्मा ने फ़ौरन उसके इरादों पर पानी फेरते हुए कहा। अम्मा, ये मेरे साथ जाएगा ना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। उसने छोटू को अपने साथ लगाते कहा, क्योंकि वो उदास हो रहा था। अरे मेरी शहज़ादी, तू भी झल्ली है। शोहर के साथ पहली दफ़ा घर से बाहर निकल रही है तो अकेली जाना। हो सकता है तू जल्दी वापस आने की कोशिश करे छोटू की वजह से, लेकिन वो जल्दी ना आना चाह रहा हो। बेटा, कुछ मामलों में शोहर की बात माननी पड़ती है, उसके जज्बात को समझना पड़ता है। और सुन, ज़रा शोक रंग के कपड़े लेकर आना। तेरी खिलती हुई रंगत पर शोक रंग बहुत सजेंगे, और वैसे भी अब तू शादीशुदा है तो तुझे उसी हिसाब से कपड़े पहनने होंगे। और सिर्फ कपड़े मत उठा कर ले आना, वो लड़कियां लगाती हैं ना वो लाली पाउडर वगैरह, वो भी सब लेकर आना। तुझे तो ये सब पता ही होगा, तू भी तो आजकल की ही लड़की है। हर चीज़ लाना। ये मोहल्ला है ना, यहाँ सबको आहिस्ता आहिस्ता खबर लग रही है कि हवेली में नई बहू आई है, तो अब लोगों को आना जाना बना रहेगा, तो तुझे हर चीज़ का ख्याल रखना होगा। अब जा, लेट हो रही है तू। वो छोटू का हाथ थामते उसे उसके कमरे की तरफ ले जाने लगी, जबकि वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई थी। उसे छोटू को साथ ही ले जाना था। या अल्लाह, आपने इस मुच्छर को मेरी ज़िंदगी में भेजा ही क्यों? पता नहीं कौन से गुनाह की सज़ा मिल रही है मुझे। अल्लाह जी, मैं तो इतनी क्यूट हूँ, मैंने तो कभी कोई भी गुनाह नहीं किया, तो क्यों ये मेरे गले पड़ गया है? और अम्मा बेचारी हमारे रिश्ते को क्या क्या समझे जा रही हैं। वो आसमान की तरफ देखते बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगी, हालांकि उसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था उसके साथ कहीं भी बाहर जाने का। परसों रात से आज सुबह तक का वक्त किस तरह से गुजरा उसे पता ही ना चला। वक्त जैसे पर लगा कर गुजर रहा था। अल्लाह जी, कितनी देर हो गई, ताशफैन नाश्ता भी नहीं करके गए। वो फ़ौरन उठकर बाहर आई, दरवाज़ा चेक किया तो वो लॉक था। वो पुरसकून होकर वापस मुड़ी तो देखा घर भी काफ़ी हद तक साफ़ था। वो किचन की तरफ आई तो उसका नाश्ता भी सामने ही रखा था, जबकि बाकी के सारे बर्तन वो धो कर गया था। अगर उसने उसे तंग किया था तो सुबह उसके आराम के ख्याल से उसके सारे काम करके भी गया था। उसके लबों पर शर्मगी सी मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। ताशफैन ज़रूरत से ज़्यादा ही उसका ख्याल रखने लगा था। उसने मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाए और अपने लिए बनाए गए उसके नाश्ते के साथ इंसाफ करने लगी। 2 दिन से वो कॉलेज नहीं जा रही थी। कल उसका पक्का इरादा था कॉलेज जाने का। उसका दिल चाह रहा था कि वो ताई अम्मी से बात करे, उन्हें अपने दिल की कैफियत बताए, लेकिन उसे अपने मोबाइल के साथ मसला अब तक समझ नहीं आ रहा था। ताशफैन को ये चीज़ पसंद नहीं थी, और वो भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जो ताशफैन को पसंद ना हो, और जो उसको उसकी फैमिली से मज़ीद बदगुमान कर डाले। मायरा बाहर आई तो वो अपना फ़ोन कान के साथ लगाए,
किसी के साथ बात कर रहा था और चहलकदमी में मसरूफ़ था। उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए अपनी कॉल ख़त्म करने लगा। मेरी अम्मी को कौन सी पटियाँ पढ़ाई हैं तुमने जो वो तुम्हारे अलावा किसी और की कोई बात सुनना पसंद ही नहीं कर रही। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ड्राइविंग सीट संभालता उससे पूछने लगा, तावीज़ कराए हैं मैंने, असर तो दिखाना शुरू करेंगे ना? उसने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बताया तो उसे घूर कर रह गया। मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया करो, पहले सवाल सीधे करो। वो दूबदू बोली, तुम्हारी इस चलती ज़ुबान को 2 मिनट में ब्रेक लगा सकता हूँ मैं। वो धमकाने लगा, हाँ भाई निकालो रिवॉल्वर, करो डराना शुरू मुझे। वो उकताए हुए लहजे में बोली, बीवियों की ज़ुबान रिवॉल्वर से बंद नहीं की जाती। तुम जानती हो मैं किस तरह तुम्हारी ज़ुबान बंद करवा सकता हूँ। यकीनन उसने सुबह वाली हरकत की तरफ इशारा किया था। खबरदार जो तुमने ऐसी हरकत दोबारा की, सुबह से कुलियाँ कर कर के मर रही हूँ मैं। उसने अपने होंठों पर हाथ जमाते हुए कहा, कुलियाँ कर कर के मर रही हो, क्या मतलब है? मैंने कोई जरासीम तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर दिया? वो घूरते हुए बोला। उसे इस जवाब की हरगिज़ उम्मीद न थी। तुम क्या कोई जरासीम इंजेक्ट करोगे? तुम खुद जरासीम हो, दूर रहो मुझसे, मुच्छड़ कही के। वो आज जो खुद उसे तमीज़ से बात करना सिखा रहा था, वो जो आज उसे खुद से तमीज़ से बात करना सिखाने अपने साथ ले जा रहा था, उसके इस लक़ब पर समझ ही नहीं पाया कि क्या जवाब दे। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे? वो मुठियाँ भींचते उसे ख़त्म कर देने के मकाम पर था। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। देख ली मेरी हिम्मत फिर? वो पुरसकून अंदाज में सवाल करने लगी। वारिक ने कहाँ आज तक किसी की कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त की थी जो उसकी करता। दिल तो चाह रहा था कि एक कान के नीचे ज़ोर से लगाए, लेकिन वो पहले भी औरत पर हाथ उठाने जैसा गुनाह कर चुका था। उस दिन बेइख्तियारी में न जाने किस तरह उसने उस पर हाथ उठा दिया था, जिसके बाद उसे बहुत मलाल रहा था। उस वक्त उसे अपनी बहन का घर टूटने का खतरा लाहक हो गया था। उस दिन वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या कर चुका था, लेकिन बाद में वो अपनी इस गलती पर बहुत पछताया था। उसकी माँ ने उसकी ऐसी तरबियत तो ना की थी कि वो किसी लड़की पर हाथ उठाता, लेकिन अब ये लड़की हद से गुजरने लगी थी। अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी माँ की सपोर्ट पाकर तुम अपनी मन मर्जी करोगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरा घर है और यहाँ हमेशा से मेरी ही चलती आई है। ये मत सोचना कि तुम मेरी माँ को बेवकूफ़ बना पाओगी। फिलहाल वो तुम्हारे असल चेहरे से वाकिफ़ नहीं है। जिस दिन उन्हें पता चला ना कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तो फिर अपना हाल देखना। उन्हें बस ये बताने की ज़रूरत है कि तनावुश का घर तोड़ने वाली थी तुम। वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी तनावुश से करती हैं। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह महफूज कर लो। उनकी कोई बेटी थी नहीं, इसलिए उन्होंने तनावुश को अपनी बेटी बनाकर पाला था। अगर बात उस पर आई ना मायरा बीबी, तो मेरा भी लिहाज नहीं करेंगी। तुम तो फिर आज की आई हो। वो जैसे तनावुश की अहमियत बता रहा था। एक लम्हे के लिए मायरा को भी ये सोचकर अजीब लगा कि उससे इतनी मोहब्बत जताने वाली औरत अगर उसके खिलाफ हो गई तो। लेकिन उनका बेटा भी तो गलत था और वो कहीं पर भी गलत नहीं थी, तो उसे फिर कैसा डर होना चाहिए। उसने एक लम्हे में अपना कॉन्फिडेंस बहाल करते हुए अपनी अम्मा को मेरे बारे में बताने से पहले अपने करतूत भी बताना। यकीनन उन्होंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो ना की होगी कि तुम एक लड़की को अगवा करके उसे ज़बरदस्ती अपने निकाह में शामिल करके यहाँ ले आओ और फिर उसे बात बात पर झूठ बोलने पर भी मजबूर कर दो। वो उसे देखते हुए बहुत गहरी बात कर रही थी। इस दफ़ा सोचने की बारी वारिक की थी, लेकिन वो फजूल सोच को झटकता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। लेकिन उस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना था, वरना ये उसके लिए मज़ीद मुसीबत खड़ी कर सकती थी। ओह ताइश बेबी, आई मिस यू सो मच। उसने ऑफिस में कदम रखा तो रोज़ को वहाँ पाया। उसका इरादा पहले हॉस्पिटल जाकर रोज़ के बारे में पता करने का था, लेकिन उसे याद आया कि वो तो उसने कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाना था। सारा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद शाम को वापसी पर वो रोज़ से मिलने जाने वाला था, लेकिन रोज़ को यहाँ देखकर उसे हैरानगी का झटका लगा। वो काफ़ी जल्दी ज्वाइन कर चुकी थी वापस। क्या हुआ, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो उसे देखकर पूछने लगी, जबकि वो मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला गया। नहीं रोज़, कैसी बातें कर रही हैं? खुशी क्यों नहीं होगी मुझे? आपको ऑफिस में देखकर कम से कम ये तो महसूस हुआ कि ऑफिस की रौनक लौट आई। उसने लम्हों में उसे खुश कर दिया था, जबकि उसकी बात पर वो कहका लगाती उसके साथ ही कैबिन में दाखिल हुई थी उसके। और अब वो बेहतर जानता था उसे सारा दिन उसी के साथ गुजारना होगा, जो वो नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी मजबूरी का भी वो क्या कर सकता था। इसलिए चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए।
وہ اس سے باتیں کرنے لگا، لیکن اپنے فون پر آتے تناوش کے میسج نے اسے بتا دیا کہ بیوی اس کی حسین خوابوں سے جاگ گئی ہے۔ اس نے کچھ لمحوں کے لیے روز کو پوری طرح نظر انداز کیا۔ اس کے سوالوں کا جواب ہاں ہوں میں دیتا۔ وہ تناوش کو تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ جو اس کے سوال جواب دینے میں ذرا سی دیر کرتی تو وہ غصے سے بھرپور ایموجیز اسے بھیج کر ڈرانا شروع کر دیتا تھا۔ شاید روز نے بھی اس لیے غیر دلچسپی کو محسوس کیا تھا اس کی، لیکن پھر بھی وہ اس کے سامنے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بھی کافی تھا۔